नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनोज है और आप देख रहे हैं दृश्य कला। दृश्य कला में हम लोग चर्चा कर रहे हैं सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी की सभ्यता। अभी तक हमने जो चर्चा किया है इनकी खोज के बारे में चर्चा किया है और जो आज चर्चा करने वाले हैं इनके समय काल और नामकरण व इनके उद्भव के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग इनके सबसे पहले समय काल के बारे में। इनके समय काल में बहुत ढेर सारे ऐसे मतभेद हैं जो अलग अलग लोग, अलग अलग पुरातत्वविद जो है अलग अलग समय मानते हैं। तो हम सबसे पहले जो है सर जॉन मार्शल के मतानुसार उनके समय के बारे में चर्चा करेंगे। 3250 से लेकर के 2750 ईसा पूर्व तक जो समय काल का निर्धारण किया है वो सर जॉन मार्शल ने किया है। सर जॉन मार्शल ने किया है इसके समय का निर्धारण। और ये भी ध्यान देने योग्य है कि सबसे पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय का जो चर्चा किया था, जो निर्धारण किया था, वो सर जॉन मार्शल ही थे जो किए थे। उसके बाद जो है 2300 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व भी एक समय काल रखा गया है। ये समय काल जो है कार्बन 14 के तहत है। इसके अनुसार से इस समय को रखा गया है। और कार्बन 14 की सहमति पर जो है थे जिनका नाम था डीपी अग्रवाल। इनका पूरा नाम धर्मपाल अग्रवाल था। इन्होंने इनके सहमति पर इस बात को माना था कि हाँ 2300 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का समय है। ये डीपी अग्रवाल की सहमति थी और कार्बन 14 के अनुसार। उसके बाद मुख्य रूप से जो जनरली सामान्य रूप से माना जाता है या फिर इस तरह से नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो समय पूछे जाते हैं लगभग वो 2500 से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक का लगभग ऑप्शन में ये देता है। इसी पे चर्चा होती है। तो तीनों पे ध्यान देने योग्य है, मतलब ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले ये इस समय को जो है इस समय पे चर्चा करने वाले व्यक्ति थे, तो इन पे भी ध्यान देने ज़रूरी है। तो ये थे समय काल। बाकी जो है और भी लोगों ने अलग अलग समय काल निर्धारित किया है जो कि बहुत ही ढेर सारे मतभेद हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इनके नामकरण का। नामकरण, इनके नामकरण में भी अलग अलग मत हैं, अलग अलग नाम हैं। जैसे कि पहला है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता को लोगों का मानने का रीज़न ये था कि आज़ादी से पहले जो भी खुदाई हो रही थी उस खुदाई में लगभग जो स्थल मिल रहे थे वो सिंधु नदी के किनारे मिल रहे थे, जो मौजूदा आज पाकिस्तान में है। तो इसलिए लोगों ने ये माना कि ये भाई सिंधु सभ्यता है। उसके बाद जो है जो दूसरा नाम है वो है सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता का मानने का रीज़न ये भी है कि आज़ादी के बाद कुछ स्थल ऐसे मिले हैं जो भारत में हैं जो सरस्वती नदी के किनारे मिले हैं। जैसे कि हरियाणा में हम देख सकते हैं राखीगढ़ी है, बनावली है, इस तरह के स्थल हैं जो सरस्वती नदी के किनारे मिले हैं। तो इसके लिए जो है लोगों के मन में ये था कि भाई ये तो सिंधु सरस्वती सभ्यता है, मतलब ये भी एक नाम है, इसको भी कहना उचित है। उसके बाद एक और नाम आता है जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता
हड़प्पा सभ्यता को मानने का बहुत बड़ा रीज़न था और लगभग लोगों की एक सहमति भी थी इस नामकरण से। लोगों ने यही कहा कि पूरे सभ्यता में जिस स्थल का सबसे पहले खुदाई हुआ हो या फिर जिस स्थल का सबसे पहले खोज किया गया हो, उसी के नाम पर इस पूरे सभ्यता का नाम रखा जाए। तो जाहिर सी बात है कि पूरे सभ्यता में सबसे पहले जो स्थल मिला है वो हड़प्पा है। तो इसलिए सारे लोगों ने एक मत रख करके इस पूरे सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा। तो इस तरह के कुछ इनके नामकरण हैं जो अलग अलग लोगों के मतानुसार हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इनके उद्भव का। उद्भव के बारे में बात करेंगे तो उद्भव में भी अलग अलग मत हैं। एक है विदेशी मत और एक है स्थानीय मत। इसमें अलग अलग मत हैं। उद्भव में जो विदेशी मत है वो मुख्य रूप से उस मत को देने वाले दो लोग थे, जैसे एक सर जॉन मार्शल थे और दूसरे जो है व्हीलर थे। व्हीलर और सर जॉन मार्शल के अनुसार जो है जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो सुमेरियन थे। ये मार्शल और व्हीलर के अनुसार था। ये लोग बोलते थे कि यहाँ के लोग जो थे वो सुमेरियन थे। मतलब ये यही कहते थे कि जैसे कि मान लो कि भारत है ना, इंडिया है, इंडिया का सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। इससे अब पश्चिम आएंगे तो मेसोपोटामिया आएगा, फिर इससे जो है पश्चिम आएंगे तो ये मिस्र आएगा, मिस्र की सभ्यता आएगा। तो इसी मेसोपोटामिया में जो है एक और सभ्यता थी जिसका नाम था सुमेरियन। और कहते हैं कि यही लोग जो है भारत में आकर के बस गए थे या फिर इन लोग का यहाँ से आना जाना था। मार्शल और व्हीलर यानी कि ये जो मार्शल और व्हीलर ये लोग यही बोलते हैं कि यहाँ की जिस तरह से नालियाँ और सड़कें प्राप्त हुई हैं उसी तरह की यहाँ भी नालियाँ और सड़कें प्राप्त हुई हैं। मतलब इस बात को सिद्ध करने के लिए इन्होंने कुछ इस तरह के उदाहरण दिए थे साक्ष्यों के। तो ये तो रहा विदेशी मत। अब हम अगर स्थानीय मत की बात करते हैं तो उसमें जो मुख्य रूप से बात करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था राखलदास बनर्जी, यानी कि आर.डी. बनर्जी। ये कहते थे नहीं, सिंधु घाटी की सभ्यता में नहीं, ये सुमेरियन नहीं बल्कि द्रविड़ लोग थे। ये राखलदास बनर्जी ने कहा था कि सिंधु घाटी की सभ्यता के जो निवासी थे, जो उनके उद्भव करता थे, वो द्रविड़ लोग थे। हम मानते हैं कि वहाँ पर एक जैसी नालियाँ मिली होंगी, एक जैसे सड़कें मिली होंगे, एक जैसे भवन भी मिले होंगे, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जो भिन्न हैं। चाहे उनके मूर्तियों के निर्माण में हो, चाहे उनके रहन सहन, जो उनके धार्मिक रीति रिवाज थे, वो कुछ न कुछ भिन्न थे। इसलिए वहाँ पर सुमेरियन नहीं बल्कि द्रविड़ लोग थे। ये राखलदास बनर्जी का मत था। उसी के साथ साथ स्थानीय मत में एक और नाम आता है जिनका नाम था ये लक्ष्मण स्वरूप, और एक नाम और है रामचंद्र स्वरूप। लक्ष्मण और रामचंद्र ऐसे ही करके थे, मतलब अन्य में लिए जाते हैं। मुख्य रूप से आर.डी. बनर्जी को ही पढ़ा जाता है। तो आर.डी. बनर्जी तो पता ही होगा, द्रविड़ लोग थे। लेकिन इन दोनों के मतानुसार ये होता है, ये लोग कहते हैं कि नहीं, न तो वहाँ सुमेरियन थे और न ही द्रविड़ लोग थे, वहाँ थे आर्य लोग।
मतलब ये लोग मानते थे कि वहाँ पर जो है जो उनके उद्भव करता था वो आर्य लोग थे, आर्य लोग ही उद्भव करता थे। लेकिन इनके बात को कतई तवज्जो नहीं दिया जाता है। उसका रीज़न भी है, उसका रीज़न ये है, उसका कारण ये है कि जो आर्य का समय काल है वो सिंधु के समय काल से बिल्कुल अलग है। पहला तो ये हो गया। दूसरा रीज़न ये है कि जब आर्यों को ईंट बनाने का या फिर ईंटों को कोई जानकारी ही नहीं था, या फिर मान लो उनको जानकारी ही थी, तो वो घास फूस की झोपड़ी में क्यों रहते थे, ये भी एक रीज़न है। तो इसलिए जो है इस बात को तवज्जो नहीं दिया जाता है। बाकी जो है इस तरह से ये चलता है। अभी हम लोग फ़िलहाल में जो है सिंधु सभ्यता के बारे में जो आगे जो चर्चा करेंगे, ये तो यहाँ तक था जैसे कि नामकरण, समय काल है, नामकरण है, उद्भव है। फिर इसके बाद हम इनके विस्तार और क्षेत्रफल की बात करेंगे। और विस्तार और क्षेत्रफल में ही इनके अलग अलग स्थल को पढ़ेंगे और उन अलग अलग स्थलों के खोजकर्ता के बारे में पढ़ेंगे और अलग अलग स्थलों में क्या क्या चीज़, अलग अलग चीज़ें पाई गई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल हम लोग विस्तार में चर्चा करेंगे जो अगले आने वाले क्लास में उनके क्षेत्रफल के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।